जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग को ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाता है ताकि आप उसको जो भी क्वेश्चन क्लास देखने के बाद गलत होता है या तो पहले बना लीजिए, या तो क्लास देखने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका जो है ना दोबारा वो क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इसलिए सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रथाएं हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। सूक्त का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी तरह से जो है ना बोला गया, ठीक है। याद रखिएगा ना कि 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ठीक है, तथा इसकी रचना देवी देवताओं की स्तुति के लिए की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो अच्छी तरह से जो है ना बोला गया। नेक्स्ट आइए, कराए कि कोणार्क, कराए कोणार्क मतलब उड़ीसा में सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोणार्क मतलब उड़ीसा में सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह प्रथम ने किया था। कौन किया था, नरसिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुगल कालीन एक अभिलेख में यह वाक्य लिखा है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं पर यहीं है, यहीं है, यहीं है। यह अभिलेख कहाँ है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल कालीन एक अभिलेख में यह वाक्य लिखा है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। यह अभिलेख कहाँ है बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, दिल्ली में स्थित दीवाने खास में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है कितनी है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। 10,40,99,000 कितना है, तो 460। अब तो खैर बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पुराना डेटा पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो यहाँ पे 10,40,99,000 जो है ना 460 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 10 करोड़ होगा, 10,40,99,460। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी बताइए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी बताइए, क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में जो है ना लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, तो अवधी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया था बताइए। कह रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन दिया था, शेरशाह दिया था। कौन दिया था, शेरशाह दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे कह रहा है सुमेलित की, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, राज्य दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा कहाँ से मिला है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, गुजरात से क्या मिला है बताइए। तो गुजरात से क्या मिला है बताइए। तो गुजरात से जो है ना बाजरे के दाने बोलेगा तो गुजरात से मिला है, बाजरे के दाने बोलेगा तो कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है, ठीक है। आगे देखिए बनावली, बनावली से क्या मिला है, तो बनावली से बात करें तो बनावली से मिट्टी से बने हल मिले हैं। और कालीबंगन से क्या मिला है, तो कालीबंगन से जो है ना जुते हुए खेत के साँच मिले हैं। और सोरतुघई से क्या मिला है, तो नहरों के अवशेष मिले हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा, 2, 1, 3, 4। चलिए आगे देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित किस नेता को बागडंका शाह कहा जाता था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित किस नेता को बागडंका शाह कहा जाता था बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि भूगर्भिक तरंगों से क्या तात्पर्य क्या है बताइए। भूगर्भिक तरंगों से तात्पर्य क्या है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरने वाली भूकंपीय क्या है, तो ऊर्जा है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, किसको बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, किसको। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार को जानते हैं। किसको जानते हैं, अंडमान निकोबार को जानते हैं।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नगर पेरी में अवस्थित है, बताइए। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नगर हैं जो पेरी में क्या है तो अवस्थित है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो डी होगा। ए और बी दोनों, यहाँ पे इंडिया नापोलिस भी है और क्या है तो कनसास भी है। तो याद रखिएगा कि पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित विशाल घास स्थल है और गेहूं की विशाल पैदावार के कारण यह क्षेत्र विश्व भर में जो है ना धन्यागार की संज्ञा में सुशोभित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी में प्रमुख नगर बोलेगा तो शिकागो और मिनियोपोलिस है, इंडियापोलिस और कनसास तथा क्या है डेनवर इत्यादि है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है कि जलधाराओं के संदर्भ में सतकथन का जो है ना चयन करिए। इसमें सतकथन कौन सा है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और फिर सभी कथन क्या है तो सत्य है। जलधाराओं के बारे में बोल रहा है कि जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़कर बहती है, क्या है बिल्कुल सही है। और जलधाराएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर बहती है, ये भी क्या है सही है। और जलधाराएं की गति पवनों की तरह जो है पवनों की तरह ही होती है, ये भी क्या है सही है। तो ए बी और सी बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट है, करेक्ट गरीबी रेखा से तात्पर्य है, क्या है बताइए। गरीबी रेखा से जो तात्पर्य है क्या है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा। पुरुष सभी है। इसमें क्या क्या है, क्रय शक्ति को प्रकट करने वाली रेखा है और न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली सीमा है और प्रति व्यक्ति क्या है तो औसत आय है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट है करा कि भारत में औपचारिक सहकारी समितियों का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। भारत में औपचारिक सहकारी समितियों का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1904 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति है, बताइए कौन सा है। एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति है कौन सी बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी है। क्या क्या है, तो उत्पादन गणना रीति है, व्यय गणना रीति है और क्या है आय गणना रीति है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, अनुच्छेद कितना है तो 75 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, बताइए। कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य की निर्देशक तत्व की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण की गई, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि नगर निगम का कार्य संचालन कितने प्राधिकरणों के अधीन होता है, बताइए। नगर निगम का कार्य संचालन कितने प्राधिकरणों के अधीन होता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, कितने होगा तो 3 होगा। कितना होगा तो 3 होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पर कह रहा है कि कितनी जनसंख्या पर 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा, बताइए। कितनी जनसंख्या पर 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख से जो है ना कम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट क्या होगा 1912। तो याद रखिएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें पदेन सदस्य बोलेगा तो 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 क्या मनोनीत सदस्य थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार में सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानता क्या था, बताइए। बिहार में सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानता क्या था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो सी होगा, उत्तर वैदिक काल में। क्या है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भागलपुर से है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है किसका, बताइए। कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है किसका। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार और नेपाल का है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, बताइए। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है, पटना में। तो पुनपुन नदी हजारीबाग पठार झारखंड से निकलती है और यह बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और गया जहानाबाद होते हुए पटना जिले में फतुहा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान तक मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। क्या होगा, तो सिकंदर लोदी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अप्रैल 2025 में दरभंगा जिले में समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत कितने लाख रुपए की लागत से मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में दरभंगा जिले में समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत कितने लाख रुपए की लागत से मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 46 लाख। क्या होगा, तो 46 लाख होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मई 2025 में इंदौर को भारत का पहला कौन सा शहर घोषित किया गया, बताइए। मई 2025 में इंदौर को भारत का पहला कौन सा शहर घोषित किया गया है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का भिक्षावृत्ति मुक्त शहर जो है ना घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 2025 में इंदौर को भारत का पहला कौन सा शहर घोषित किया गया, तो पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इंदौर को जो है ना घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे करा कि मई 2025 में स्वामित्व योजना के तहत कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि मई 2025 में स्वामित्व योजना के तहत कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लैंड कॉन्फ्रेंस होगा। क्या होगा, लैंड कॉन्फ्रेंस होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मई 2025 में द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। कह रहा है कि मई 2025 में द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 80वीं वर्षगांठ जो है ना मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मई 2025 में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 30 मई 2025 में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, बताइए। क्या होगा, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 7वां किया गया। किसका कितना नंबर किया गया, 7वां किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री ने बिहार के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मधुबनी में किन 2 शहरों के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री ने बिहार के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मधुबनी में किन 2 शहरों के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो विजयनगर और पटना से जो है ना पटना को दिखाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर का नाम परिवर्तित कर गया जी कर दिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर का नाम परिवर्तित कर गया जी कर दिया। किसको किया गया, गया को किया। किसको किया, गया को जो है ना गया जी वर्तमान में कर दिया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज की हरी झंडी दिखाई, बताइए। क्वेश्चन करा कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज का जो है ना हरी झंडी दिखाई है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चेनाब नदी पे जो है ना बनाया गया है चेनाब ब्रिज। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जून 2025 में आरबीआई ने रेपो दर को 50 अंक कम करें कितना प्रतिशत कर दिया, बताइए। कह रहा है जून 2025 में आरबीआई ने रेपो दर को 50 अंक कम करे कितना प्रतिशत कर दिया है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना यहाँ पे बी होगा, 34 का बी होगा, 5.5% कर दिया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रवासी पक्षियों के लिए ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, बताइए। कह रहा है कि प्रवासी पक्षियों के लिए ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनुष कोनी होगा। क्या होगा, धनुष कोनी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में होगा और उसका मुख्य फोकस विषय क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में होगा और उसका मुख्य फोकस विषय क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, पटना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है, मूल्यांकन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, बताइए। जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक प्रदूषण को जो है ना हराना। क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है, बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी। इसमें जो है ना कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये क्या है, गलत है।
आगे देखिए सही पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिहार सरकार के अंतर्गत एवं सांख्यिकी निदेशालय इसका गठन वर्ष 1949 में किया गया था, बिल्कुल क्या है, सही है। और किंतु इसकी वर्तमान संरचना वर्ष 2009 में तय की गई थी, ये भी क्या है, सही है। इसी में है, आगे कह रहा है कि इसे इस निदेशालय परियोजना एवं विकास विभाग का नियंत्रण है, बिल्कुल क्या है, सही है। और यह राज्य सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों की नोडल एजेंसी होती है, ये भी क्या है, सही है। तो ए, बी और सी सही है, लेकिन डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बताइए। कह रहा है कि यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपग्रेड कर रहे हैं। क्या करें, क्या इसको कहेंगे, अपग्रेड कहेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि .bac, .doc और .htm किसके उदाहरण है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि .bac और डॉट क्या है, DOC और .htm किसके उदाहरण है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन का उदाहरण है। किसका है, एक्सटेंशन का जो है ना उदाहरण है। नेक्स्ट है, इन में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि किसका संबंध जो है ना भौतिक भूगोल से नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अधिवास का संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है, लेकिन स्थल मंडल का है, वायुमंडल का है और जल मंडल का है। नेक्स्ट आइए, करनिन में से कौन से स्थलाकृति हिमानी के अपर्दन से क्या है, तो बनी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के अपर्दन से बनी है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमोड़ होगा। क्या होगा, तो हिमोड़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हिमानी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति हिमोड़ कहलाती है। नेक्स्ट आइए, करा कि महासागरीय बीतल की गहराई किससे मापी जाती है, बताइए। महासागरीय बीतल की गहराई किससे मापी जाती है, बताइए। यहाँ पे नीतल बोल सकते हैं, महासागरीय नीतल बोल सकते हैं। तो महासागरीय नीतल की गहराई जो है ना किससे मापी जाती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, सोनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, सोनोमीटर से मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए कि महासागरीय नीतल की गहराई सोनोमीटर से मापी जाती है और महासागरीय नीतल की स्थिति महासागरों की मध्य तथा लंबाई 75,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। और सोनोमीटर द्वारा पहले ध्वनि तरंगों को उत्पन्न किया जाता है तथा फिर महासागरीय नीतल से प्रतिध्वनि को प्राप्त कर उसकी जो है ना गति तथा समय के आधार पर गहराई प्राप्त कर ली जाती है। नेक्स्ट है, कि में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, बताइए। कह रहा है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि में से जल किस प्रकार का संसाधन है, बताइए। नीन में से जल जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय संसाधन है। क्या है, तो चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट आइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी, बोस्टन टी पार्टी था। क्या था, बोस्टन टी पार्टी था। तो याद रखिए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी था और 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से लदा जहाज जो है ना बोस्टन पहुंचा था और बोस्टन के नागरिकों ने जहाज से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। फांसीवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा अंग्रेजों द्वारा राष्ट्र सुधार के लिए किसका गठन किया गया था, बताइए। अंग्रेजों द्वारा राष्ट्र सुधार के लिए किसका गठन किया गया था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो है ना गठन किया गया था। नेक्स्ट है, करा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी थी, बताइए। क्वेश्चन करा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी थी। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रवादी आंदोलन था। क्या था, राष्ट्रवादी आंदोलन था। नेक्स्ट आइए, करा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है, करा कि इनमें से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं नहीं है। क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखे, बताइए इसमें क्या होगा। करा इनमें से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है, कौन विशेषता नहीं है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि आदर्शों, यहाँ पे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बारे में बोल रहा है, आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता, ये क्या है, तो ये जो है ना गलत है, ये क्या है, यही विशेषता नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखिए जो सही है उसको देख लेते हैं। अनुभावनात्मक
यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। बिल्कुल सही है। और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अनुशासन में किया जाना, ये भी होगा। और राजनीतिक विज्ञान की इकाई में मानव को चुनना, ये भी होगा। तो बी सी डी होगा, लेकिन इसका जो विशेषता है ना, ये नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि भारतीय संविधान, करा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। तो 52 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एकात्मक लक्षणों में सहित सनात्मक जो है ना शासन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, याद रखिएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और इस प्रकार भारत में सनातन शासन की स्थापना जो है ना की गई है, और इसमें सनातन शासन के सभी लक्षण विद्यमान है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन व्युत्पन्न मात्रक है, बताइए। तो 53 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूटन क्या है, तो व्युत्पन्न मात्रक है, याद रखिएगा। तो न्यूटन जो है ना बल का मात्रक होता है, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है, तो न्यूटन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है, बताइए। आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है। तो 54 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन जो है ना 12 C12 पे क्या है, तो आधारित है। तो याद रखिए, आधुनिक परमाणु भार कार्बन जो है ना, आधुनिक परमाणु भार कार्बन C12 पर क्या है, तो आधारित है। और परमाणु भारत के जो है ना आधुनिक परिभाषा में, याद रखिए, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि वह तत्व का एक परमाणु जो है ना कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना जो है ना भारी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, तो नहीं है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अल्फा किरणें नहीं है, लेकिन गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, बताइए। पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता, बताइए क्या नहीं पाया जाता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन डीएनए पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गैसें संघनन, कह रहा है कि गैसें संघनन हो जाती है किस पर, बताइए। गैसें संघनन हो जाती है, गैसें जो है सघन हो जाती है किस पर, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब पर होता है। कुछ किस पे होता है, उच्च ताप पर होता है। तो गैसें सघन हो जाती है उच्च ताप पर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अमाशय में किसका श्रवण होता है, बताइए। अमाशय में जो है ना किसका श्रवण होता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जठर रस का होता है। किसका होता है, जठर रस का होता है। तो अमाशय में जठर रस का श्रावण होता है, क्योंकि जठर ग्रंथियाँ अमाशय में जो है ना पाई जाती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं, बताइए। करा वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्लोरोसिस है। कौन सा रोग है, फ्लोरोसिस रोग है। तो याद रखिए, फ्लोरोसिस रोग में दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं, और यह रोग फ्लोरीन की कमी से होता है। नेक्स्ट ये करा कि शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतलें उच्च दाब पर सील मतलब बंद की जाती है, किसके लिए, बताइए। करा शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतलें उच्च दाब पर सील या बंद की जाती है, किसके लिए, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, CO2 की वरीयता बढ़ाने के लिए बंद की जाती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 करा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी कहाँ सुरक्षित होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी कहाँ सुरक्षित होती है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर में जो है ना सुरक्षित होता है। तो याद रखिए कि धारा 62 के अनुसार, धारा जो है 62 के अनुसार वाहन से संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, फिटनेस, बीमा आदि का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर में सुरक्षित होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निजी वाहन का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है, बताइए। निजी वाहन का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्षों के लिए क्या होता है, तो वैध होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही है, निजी वाहन का बात किया ना, निजी वाहन का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए वैध होता है, 15 वर्ष के लिए जो है ना वैध होता है। याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 की जी के अनुसार निजी वाहन का पंजीकरण पहली बार 15 वर्ष के लिए वैध होता है, जिसके बाद हर 5 वर्ष में नवीनीकरण जो है ना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि ट्रांसपोर्ट वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, अधिकृत फिटनेस परीक्षण केंद्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सही करा कि हिट एंड रन मामलों में मृत्यु पर मुआवजा राशि प्रवर्धित है कितनी, बताइए। करा हिट एंड रन मामलों में मृत्यु पर मुआवजा राशि कितने प्रवर्धित है, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी होगा। कितना होगा, 2 लाख रुपया। कितना होगा, 2 लाख रुपया होगा। याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम संशोधित के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर जो है 2 लाख रुपया और गंभीर चोट पर 50,000 रुपये का मुआवजा राहत कोष से प्रदान किया जाता है। और यह प्रक्रिया जो है सरल और क्या त्वरित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 लाख रुपया होगा। और ऐसे अगर चोट वगैरह आता है तो वहाँ पे कितना मिलता है, 50,000 रुपये मिलता है। नेक्स्ट सही करा कि स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का क्या कार्य है, बताइए। स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का क्या कार्य है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, आर्मेचर को खराब होने से जो है ना बचाना। नेक्स्ट आइए कराए कि सीरीज वाइंडिंग टाइप स्टार्टर मोटर का क्या लाभ है, बताइए। सीरीज वाइंडिंग टाइप स्टार्टर मोटर का क्या लाभ है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना उत्पन्न करना। नेक्स्ट आइए करा कि अल्टरनेटर के फील्ड टर्मिनल बैटरी से कैसे कनेक्ट होते हैं, बताइए। क्वेश्चन करा है कि अल्टरनेटर के फील्ड टर्मिनल बैटरी से कैसे कनेक्ट होते हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पे उसका उत्तर। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इग्निशन स्विच द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अल्टरनेटर के फील्ड टर्मिनल बैटरी से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो इग्निशन स्विच द्वारा कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टर पिनियन को फ्लाई व्हील रिंग गियर से अलग करना क्यों आवश्यक होता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टर पिनियन को फ्लाई व्हील रिंग से गियर से अलग करना क्यों आवश्यक होता है, बताइए क्या कारण है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टार्टर मोटर को हानि से बचाने के लिए जो है ना अलग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में बताया गया है कि नाबालिग को वाहन चलाने देने पर मालिक को सजा होगी, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करा कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में बताया गया है कि नाबालिग को वाहन चलाने देने पर मालिक को जो है सजा होगा, बताइए कौन सा धारा है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा कितना होगा, 199 का जो है ना ए होगा। तो याद रखिएगा कि यदि वाहन मालिक जानबूझकर नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देता है ना, तो उसमें कोई दुर्घटना होती है तो वह धारा 199 के ए के तहत दोषी माना जाएगा और इसमें कड़ी सजा जैसे कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा कितना होगा, 199 का ए होगा। नेक्स्ट है कि वाहन निर्माता द्वारा फर्जी दावे या भ्रामक विज्ञापन देने पर अधिकतम दंड होता है कितना, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन निर्माता द्वारा फर्जी दावे या भ्रामक विज्ञापन देने पर अधिकतम दंड होता है कितना रुपया होता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 करोड़ रुपया होता है। कितना होता है, 1 करोड़ रुपया होता है। तो याद रखिए कि धारा 182 के बी में निर्माता द्वारा सुरक्षा मानकों से संबंधित फर्जी या भ्रामक जानकारी देने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है और यह उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता की रक्षा के हेतु लागू किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि यदि कोई चालान का भुगतान नहीं करता है तो न्यायालय में कार्रवाई किस रूप में की जाएगी, बताइए। करा यदि कोई चालान का भुगतान नहीं करता है तो न्यायालय में कार्रवाई किस रूप में की जाएगी। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट है करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में, बताइए। करा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 188 में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा इंजेक्टर में प्रयुक्त सिम्स का क्या उपयोग है, बताइए। इंजेक्टर में प्रयुक्त जो सिम्स का उपयोग है क्या उपयोग बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, इंजेक्टर प्रेशर को सेट करने के लिए जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि CRDI इंजेक्टर दाब नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। CRDI इंजेक्टर दाब नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना संचालित होता है। तो याद रखिएगा कि CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व इलेक्ट्रॉनिकली संचालित होता है और ECU इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर दबाव को नियंत्रित करता है जिससे ईंधन का दबाव और इंजेक्शन की मात्रा सही रहती है। नेक्स्ट है करा कि CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज बल्ब कहाँ लगाया जाता है, बताइए। CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज बल्ब कहाँ लगाया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉमन रेल में लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि CRDI इंजन में डीजल और प्रेशर कौन विकसित करता है, बताइए।
CRDI इंजन में डीजल प्रेशर कौन विकसित करता है बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी होगा, उच्च दाब पंप पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है CRDI इंजन में डीजल प्रेशर कौन विकसित करता है, तो उच्च दाब पंप करता है। नेक्स्ट आइए, करा है कि इंजन में प्रयुक्त डीप स्टिक का उद्देश्य क्या है बताइए। इंजन में प्रयुक्त डीप स्टिक का उद्देश्य क्या है बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल के स्तर की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इंजन में प्रयुक्त डीप स्टिक का उद्देश्य क्या है, तो तेल के स्तर की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि मोटर वाहन के पंजीकरण के स्थानांतरण की सूचना कितने दिनों के भीतर दी जानी चाहिए बताइए। करा मोटर वाहन के पंजीकरण के स्थानांतरण की सूचना कितने दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 30 दिन। कितना दिन होगा, तो 30 दिन होगा, याद रखिएगा। तो धारा 50 के अनुसार यदि वाहन मालिक किसी अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन स्थानांतरित करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर संबंधित RTO को इसकी सूचना देनी होती है, और यह प्रशासनिक प्रक्रिया को अद्यतन रखने और रिकॉर्ड सत्यापन हेतु क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट ये करा कि किस धारा के अंतर्गत वाहन निर्माता को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जानकारी रिकॉर्ड में रखनी होती है बताइए। क्वेश्चन करा कि किस धारा के अंतर्गत वाहन निर्माता को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जानकारी रिकॉर्ड में रखनी होती है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 110 के बी के तहत जो है रखनी होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि ड्राइविंग लाइसेंस के स्वैच्छिक सरेंडर मतलब त्याग की प्रक्रिया किस धारा में है बताइए। क्वेश्चन करा कि ड्राइविंग लाइसेंस के स्वैच्छिक सरेंडर त्याग की प्रक्रिया किस धारा में है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 17 में है। नेक्स्ट आइए, करा इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली किस धारा से संबंधित है बताइए। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली किस धारा से संबंधित है, क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा 136 के एक से तहत क्या है, संबंधित है। चलिए आगे देखिए, करा कि अल्टरनेटर में ड्राइव एंड फ्रेम का क्या कार्य है बताइए। अल्टरनेटर में ड्राइव एंड फ्रेम का क्या कार्य है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बेयरिंग को जो है ना सपोर्ट करना। तो यहाँ पे करा अल्टरनेटर में ड्राइव एंड फ्रेम का क्या कार्य है, तो प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बेयरिंग को सपोर्ट करना। नेक्स्ट है करा कि आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे कम्यूटेटर के साथ किस प्रकार से कनेक्ट होता है बताइए। क्वेश्चन करा कि आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे कम्यूटेटर के साथ किस प्रकार से कनेक्ट होता है बताइए, किससे होता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोल्डिंग द्वारा जो है ना कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है करा सोलेनॉइड स्विच का क्या कार्य है बताइए। सोलेनॉइड स्विच का कार्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, स्टार्टिंग मोटर और बैटरी के बीच कॉन्टैक्ट को जो है ना बंद करना। तो कह रहा है सोलेनॉइड स्विच का क्या कार्य है, तो स्टार्टिंग मोटर और बैटरी के बीच कॉन्टैक्ट को जो है ना बंद करना। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन 85 कर रहा है कि अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है बताइए। अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न RPM पर अधिक जो है ना विद्युत बनाना। तो कह रहा है अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है, तो निम्न RPM पर अधिक विद्युत बनाना। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल की है। किसकी, अस्पताल की है। ठीक है, याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अस्पताल दुर्घटना के कारण जो है ना मतलब अस्पताल में दुर्घटना के कारण पीड़ित को पहले घंटे में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए बाध्य है, और यह स्वर्णिम घंटा अवधारणा के अंतर्गत आता है और ना जान बचाने की जो है प्राथमिकता देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि वाहन को अनफिट घोषित करने की शक्ति किसके पास है। वाहन को अनफिट घोषित करने की शक्ति किसके पास है। 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजीकरण प्राधिकारी के पास जो है ना अनफिट घोषित करने का है। तो याद रखिएगा कि धारा 56 के तहत पंजीकरण प्राधिकारी वाहन की फिटनेस को समीक्षा के पश्चात उसे अनफिट घोषित कर सकता है, और अनफिट वाहन को चलाना गैर कानूनी है और यह सड़क सुरक्षा के लिए क्या है, तो खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आइए, करा किस धारा के अंतर्गत नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार करने का प्रावधान है बताइए। करा किस धारा के अंतर्गत नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार करने का प्रावधान है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, धारा 66 के ए के तहत। तो याद रखिएगा धारा 66 के ए के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एक समग्र राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य यातायात के सभी संसाधनों में समन्वय, पर्यावरणीय सुरक्षा और सड़क नेटवर्क की दक्षता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट ये करा कि मोटर वाहन दुर्घटना राहत कोष का उद्देश्य क्या है बताइए। मोटर वाहन दुर्घटना राहत कोष का उद्देश्य क्या है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, हिट एंड रन पीड़ित को त्वरित मुआवजा है।
तो याद रखिए कि धारा 164 के ए के तहत गठित राहत कोष का उद्देश्य हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को बिना देर किए मुआवजा जो है ना प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि रोटर असेंबली का क्या कार्य है, बताइए रोटर असेंबली का क्या कार्य है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ड्राइविंग पुली और कूलिंग को जो है ना फैन को धारण करना। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रोटर असेंबली का जो है ना क्या कार्य है, तो ड्राइविंग पुली और कूलिंग फैन को धारण करना। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डायोड का क्या कार्य है, बताइए डायोड का जो है ना क्या कार्य है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में जो है ना कन्वर्ट करना। तो डायोड का क्या कार्य है, तो एसी को डीसी में क्या करना, तो कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सोलेनॉइड स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है, बताइए सोलेनॉइड स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पुल इन वाइंडिंग जो है ना कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है करा कि बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज को क्षति से बचाने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को क्षति से बचाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, वोल्टेज रेगुलेटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना नियुक्त की जाती है। तो याद रखिए कि धारा 215 के एक अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड एक केंद्रीय सलाहकार संस्था है जिसकी नियुक्ति और कार्य प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट ये करा कि सड़क पर खतरनाक पदार्थ जो है ना मतलब क्या हैजरस मटेरियल ले जाने वाले वाहन को क्या विशेष शर्तें पूरी करनी होती है, मतलब डेंजरस जो चीज़ रहेगा करा सड़क पर खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहन को क्या विशेष शर्तें पूरी करनी होती है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष चिन्ह और अनुमतियाँ जो है लेनी पड़ती है। नेक्स्ट ये करा कि चालक की आंखें की दृष्टि से परीक्षण की आवश्यकता किस प्रक्रिया में, बताइए चालक की आंखों की दृष्टि परीक्षण की आवश्यकता किस प्रक्रिया में है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय यह अनिवार्य है कि आवेदक की दृष्टि परीक्षण करवाई जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि चालक सड़क पर खतरे को पहचाने और प्रक्रिया में देने में क्या है, तो सक्षम है। नेक्स्ट सही करा कि किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वाहन स्वामी यदि वाहन की चोरी की सूचना ना दे तो यह दंडनीय अपराध होगा, किस धारा के तहत, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वाहन स्वामी यदि वाहन की चोरी की सूचना ना दे तो यह दंडनीय अपराध होगा, किस धारा के तहत, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 54 के तहत होगा। तो याद रखिए धारा 54 के अनुसार यदि कोई वाहन चोरी हो जाता है तो स्वामी को जो है ना यथाशीघ्र आरटीओ को इसकी सूचना देना अनिवार्य है और सूचना ना देने पर पंजीकरण रिकॉर्ड में भ्रम उत्पन्न होता है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट ये करा कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक सॉफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन करा इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक सॉफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की आवश्यकता होती है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 आरपीएम की जो है ना आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये करा कि फ्लाई व्हील रिंग पर स्टार्टर पिनियन अनुपात का बहुत अधिक होने का क्या विपरीत प्रभाव होता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि फ्लाई व्हील रिंग पर स्टार्टर पिनियन अनुपात का बहुत अधिक होने का क्या विपरीत प्रभाव होता है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर का जो है ना खराब होना। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है करा स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है, बताइए स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के पीछे की ओर लगी होती है। तो कह रहा है कि स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है, तो इंजन के पीछे की ओर लगी होती है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहा अरिहंत का। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क से नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका जो है ना मनीष सोनी सर का जो बुक है ये आपका ड्राइवर का जो स्पेशल 40 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है इस बुक से स्पेशल होमवर्क करवाया जा रहा है। बाकी आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का यूनिक का दोनों बुक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो दोनों बुक का जो है ना पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किरण पब्लिकेशन क्लास आ रहा है तो सभी लोग क्लास को पूरा देखिए और हर ग्रुप में जो है शेयर जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि क्लास नहीं देखना है, सारे क्लास को देखना है क्योंकि हर बुक में जो है ना हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने का मौका मिलेगा। बाकी जैसे ही बुक पूरा खत्म होगा तो आपका ये बुक का स्टार्ट होगा। बाकी टेट का क्लास आ ही रहा है और अरिहंत का क्लास आ ही रहा है। बाकी एक बुक का आपको इंतजार था यूथ पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन क्लास स्टार्ट कीजिए। तो यूथ पब्लिकेशन का जो है ना बुक आ गया है तो फाइनली आ गया, तब इसका भी
भी क्लास आप लोग को आएगा। तो इस ग्रुप को जितने भी बिहार पुलिस ड्राइवर वाले देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग जो अगर इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन की, इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका बेहतरीन ढंग से जो है ना होमवर्क और सबका जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आता है सभी का जो है आपको सोल्यूशन के साथ आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसको ग्रुप को जोड़ने के लिए आपको जो है 99 में पेमेंट करना होगा। और ये देखिए फ़ोनपे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे जो है 99 पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसी नंबर, यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ज्वाइन करके अपना तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिए। बाकी जो है ना जो भी क्लास आता है उसका PDF आपको पहले ही ग्रुप में दिया जाता है, ताकि उसको बना लीजिए, फिर क्लास को देखिए, आपका अच्छे से जो है ना सारा क्वेश्चन को रिवीजन हो जाएगा और सारा क्वेश्चन अच्छे से जो है ना समझ पाइएगा। मान लीजिए इसमें आपका 60 क्वेश्चन सही हुआ, 40 गलत हुआ, तो 40 का सोल्यूशन पढ़िएगा ना कि हाँ मेरा इसमें गलत हुआ है, तो 40 क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, तो PDF से एक बार देख लीजिएगा, फिर दोबारा क्लास देख लीजिए, आपको जो है ना हर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे जो है कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।